शब्द आ रहा है, ऑर्गेन में कुछ शब्द आ रहा है, ऑर्गेनिक में कुछ शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है ऑर्गेनिक में शब्द? ऑर्गेनिक में कोई शब्द आ रहा है जो आपके दिमाग में हिंट कर रहा है? बक ऑर्गेनिक में ऑर्गेन शब्द आ रहा है, ऑर्गेन है इसमें, लिविंग ऑर्गेन, नॉन लिविंग ऑर्गेन। ऑर्गेन मतलब तो ऑर्गेन होता है ना, लीवर, किडनी, ये सब ऑर्गेन है हमारे बॉडी का। हार्ट ऑर्गेन है, नाम इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये वहीं से स्टार्ट हुआ है। कहा यह गया था कि जो भी कंपाउंड लिविंग ऑर्गेन के अंदर बनता है या लिविंग ऑर्गेन के एक्टिविटी से बनता है, वैसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेन के अंदर नहीं बनता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। देखिए केमिस्ट्री की शुरुआत ही कैसे हुआ था पता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेन के अंदर बनेगा, ऑर्गेन वर्ड। और जो लिविंग ऑर्गेन के अंदर नहीं बनेगा, समझ गए? समझ गए? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब लिविंग ऑर्गेन के अंदर बनता था, ये सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। ये लैब के अंदर नहीं बनता था उस समय में। अभी भी बनता है क्या? डीएनए कार्बोहाइड्रेट बन जाता, फैट बन जाता, प्रोटीन बन जाता है। डीएनए अभी भी लैब में बनता है क्या? डुप्लीकेशन वगैरह होता है ना? लेकिन एकदम फ्रेश डीएनए का मॉलिक्यूल लैब में नहीं बनता है। तो जैसे अभी डीएनए लैब में नहीं बनता है, उस समय में जब ये डिफिनीशन पढ़ रहा था, जब केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन रहा था। कहां बनता था? लिविंग ऑर्गेन के अंदर। इसलिए नाम रख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आप डिफिनेशन जानते हैं, जिसके लिए वो परेशान है, कार्बन इन कंपाउंड। सर कार्बन कंपाउंड बाद का डिफिनेशन है ना? वो डिफिनेशन बाद में पड़ा है। सबसे पहला डिफिनेशन समझे? कंपाउंड विच फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन और बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेन known as organic compound. A study of organic compound is called as organic chemistry. और जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेन के अंदर नहीं बनता उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, उसके स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये जो कंपाउंड सब है उसका यदि हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि कितना मोल बना, तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे। क्लियर हुआ? तीन केमिस्ट्री कैसे नाम पड़ा है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच फॉर्म। देखिए कहाँ से स्टार्ट किए, मतलब एकदम शुरू से। मतलब आप पहला में पढ़े थे, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं बीच में कि क्या पढ़े थे। कंपाउंड विच फॉर्म, FRMED, फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ। अरे तुकबंदी करो ना, बता तो दिए, आगे बोलो ना। इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन, ऑर्गेनिज्म नहीं, लिविंग ऑर्गेन। सीधा लीवर में बनना है, किडनी में बनना है। कंपाउंड विच फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन। लिविंग ऑर्गेन मतलब प्लांट भी आएगा साथ में, है ना? लिविंग ऑर्गेन, ऑर्गेन होना चाहिए, वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लिविंग होना चाहिए। कंपाउंड विच फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन known as organic compound, a study of organic compound
A study of organic compound called as organic chemistry. है ना? ऑर्गेनिक नाम क्यों पड़ा, हम वहां से ही स्टार्ट किए. कंपाउंड विच फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन. प्लांट का लिविंग ऑर्गेन मतलब प्लांट का ऑर्गेन हो या एनिमल का ऑर्गेन हो, उससे मतलब नहीं है. ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो प्लांट ऑर्गेन्स में बनता है. नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ऐसे ही डिफाइन कर दिए कि जो लिविंग ऑर्गेन के अंदर नहीं बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जल्दी से लिख दीजिए, समझिए, देर से लिखिए, फटाक से. मतलब एक बार मुड़ी ऊपर कीजिए और पूरा का पूरा लिख दीजिए. सबसे पहला थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सबसे पहला थ्योरी आया था जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी. सबसे पहला थ्योरी आया था वाइटल फोर्स थ्योरी. कौन दिए थे? बर्जिलियस साहब दिए थे, बर्जिलियस एंड कोबर्कर, है ना. वाइटल फोर्स थ्योरी सबसे पहला थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सबसे पहला थ्योरी, है ना. वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जिलियस एंड कोबर्कर, मतलब साथ में काम करने वाले लोग. वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी बाई बर्जिलियस एंड कोवर्कर. कोवर्कर मतलब समझ रहे हैं ना सब, साथ में काम करने वाले. देखिए ये थ्योरी में क्या कहा गया, कहा गया कि लिविंग ऑर्गेन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, यानी कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नहीं जाता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया, बोला लिविंग ऑर्गेन के अंदर कैसे बनता है, तो बाई सम मिस्टेरियस, बाई सम वाइटल फोर्स. मिस्टीरियस फोर्स का मतलब दैविक होता है. बोला देवी देवता के कृपा से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेन के अंदर ही बनेगा, बाहर में बनाया नहीं जा सकता. यही थ्योरी था. इसीलिए बर्जिलियस खाली न लिखाता है कि खाली अकेले हम ही नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ जितने लोग काम करने वाले थे वो भी यही कह रहे हैं, है ना. तो थ्योरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन और बाय द एक्टिविटी ऑफ living organ by some mysterious और vital force, है ना. some mysterious
और वाइटल फोर्स, फोर्स मतलब तो बल होता ही है। दैविक, वाइटल का मतलब यहाँ दैविक, दैविक बल है, देवी देवता की कृपा। क्या जी बच्चा सोच रहा है ऐसा क्वेश्चन थ्योरी है, देवी देवता की कृपा बोल रहे हैं सर? आज खत्म हो गया क्या? आज है देवी देवता की कृपा। डीएनए कहाँ बनता है लैब में? डीएनए लैब में बनता है क्या? तो बस डीएनए नहीं बनता है, उसी तरह से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लैब में नहीं बनता था। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब नहीं बनता था। तो साइंटिस्ट लोग सब मिला जुला के यही बात ना बोलेंगे कि देवी देवता की कृपा से। अभी भी बॉडी में डीएनए क्यों बनता है किसी को पता है? पता यदि चल जाए तो सारे एलिमेंट्स को मिला के लैब में कंडीशन दे करके डीएनए बनाना शुरू कर देगा। तो गड़बड़ है बाई सम मिस्टीरियस। बोलिए थ्योरी गलत कैसे होगा? ये थ्योरी गलत कैसे होगा? हाँ, जब पहली बार कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दिया जाए तो ये थ्योरी गलत हो जाएगा। तो पहली बार लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया और ये थ्योरी को गलत किया? द साइंटिस्ट इज होलर। होलर पहली बार यूरिया बना दिए लैब में, पहली बार यूरिया बना दिए लैब में और वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल कर दिए। बोले देखिए आप देवी देवता की कृपा कहाँ गया, हम तो लैब में यूरिया बना दिए जो आपके बॉडी के लीवर में बनता है। कहाँ बनता है यूरिया? अरे किडनी में मत कहना, कहाँ बनता है यूरिया? हाँ बड़ा हो गया, किडनी में फिल्टर होता है, बनता लीवर। यूरिया फॉर्म इनसाइड द लीवर, अब फिल्टर्ड इन द किडनी। ठीक है, तो बढ़े बढ़े वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल करें। हाँ देखिएगा, तो कौन सा भाई साहब आए? होलर। होलर, होलर फर्स्ट who prepare organic compound urea in the lab by inorganic substance। पहले साइंटिस्ट हुए होलर साहब जो लैब में यूरिया बनाए, किस कंपाउंड की मदद से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप लोग जान ही रहे होंगे, कौन सा? कौन सा? अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट कैसे बना था? पोटेशियम साइनेट से। पोटेशियम साइनेट को अमोनियम सल्फेट के साथ हीट किया गया सबसे पहली बार। किसको किसको? पोटेशियम साइनेट को अमोनियम सल्फेट के साथ। ठीक है, और इसको जब हीट किया गया तो बना एक कंपाउंड NH4CnO। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को जब हीट करा गया तो ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में गया, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जा करके NH2CO NH2 यूरिया कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। और यूरिया चूंकि लीवर में बन रहा था तो 100% ऑर्गेनिक था और लैब में भी बन गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हुआ पहली बार, देवी देवता का कृपा फेल हुआ पहली बार, है ना? उस समय में है ना कि देवी देवता का कृपा से नहीं, कंपाउंड तो लैब में भी
बनाया जा सकता है। ये कंपाउंड पोटेशियम साइनेट है, और ये कंपाउंड अमोनियम सल्फेट है। पोटेशियम साइनेट को अमोनियम सल्फेट के साथ गर्म करना है, अमोनियम साइनेट बन जाएगा, और अमोनियम साइनेट को हीट करेंगे तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जाएगा और कंपाउंड यूरिया बन जाएगा। कंपाउंड क्या बन जाएगा? यूरिया बन जाएगा। अब यूरिया जो बना, C डबल बॉन्ड O, NH2 बॉन्डिंग पढ़ चुके, NH2, ये यूरिया है। ये यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको ऐसे बना लेते हैं। बॉन्डिंग में ऑक्टेट नियम पढ़े थे आप लोग। कार्बन की वैलेंसी होती है, अरे तुम लोग एक साथ तो है ये नहीं हो जी, कोई क्या सोचता रहता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, देखो 4 बना दिया। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 5। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा, कितना सारा बनाए? हाइड्रोजन की ये 2, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स होती है 6, और फिर नाइट्रोजन में इस इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं जी? लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में भाग लेता है बॉन्ड पेयर। CONH2 पहला कंपाउंड जो कहां बन गया? लैब में। कौन बनाए? हाँ, ये तुम लोग को जब तक पढ़ने से वास्ता होगा तब तक याद रखना होगा। मतलब IIT मेडिकल नहीं भी कर रहे हो, सिपाही दरोगा और BPSC कर रहे हो, तब भी तुमको याद रखना होगा कि पहला कंपाउंड यूरिया बना था लैब में, होलर साहब बनाए थे, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाए थे, है ना। पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को गर्म करके बनाए थे। ये कभी नहीं भूलना होगा। हाँ, चपरासी बनने का नौकरी भी परीक्षा देगा, वहां भी ये पूछा जा सकता है, और जब तुम BPSC दे रहा होगा तब भी पूछा जा सकता है, मास्टर बनना होगा तब भी पूछा जा सकता है। वहां का भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस होगा। इसलिए इसको अपने जीवन के लिए टिक लगा दीजिएगा, नॉट फॉर IIT मेडिकल, जीवन के लिए, कि ये कभी भी नौकरी की बात जब करेंगे तो ये आ सकता है। अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो क्या बना? यूरिया बन गया। कौन बनाए? हाँ, होलर साहब। और कैसे बनाए? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाए। चलिए बदल दें। दूसरे साइंटिस्ट आए कोल्बे साहब। कोल्बे साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए, सिर्फ एलिमेंट से, कंपाउंड से कंपाउंड नहीं बनाया। उन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन को गर्म कर दिया और कंपाउंड एसिटिलीन बन गया। कार्बन और हाइड्रोजन को गर्म करके क्या बना दिए? एसिटिलीन बना दिए। समझ रहे हैं? एलिमेंट से कंपाउंड बना दिया। बढ़ रहे हैं? ये यूरिया का स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये आप ही लोग के लिए बनाए हैं। ऐसे नहीं कि खराब बात है इसे सोच के छोड़ दीजिएगा, खराब नहीं है,
अच्छा ही बात है। यूरिया का स्ट्रक्चर। अब आपको इसमें क्या पूछा जा सकता है, यूरिया दिखा करके पूछेगा कै गो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सब सिग्मा बॉन्ड है ना जी। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो अब जो है ना आईआईटी मेडिकल में अब इसके अंदर चला गया है, बोर्ड ऊपर से सवाल नहीं पूछता, अब वो पूछता है यूरिया में कितना लोन पेयर है। एकदम कितना खत्म सवाल है बताइए। अब यूरिया का स्ट्रक्चर बनाइएगा तभी ना नंबर ऑफ लोन पेयर याद रहे। कैसे कैसे मॉलिक्यूल का लोन पेयर याद रखेगा कोई। चाहता है कि आप उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए और लोन पेयर की संख्याएं, कै गो सिग्मा बॉन्ड है, कै गो पाई बॉन्ड है, ये गिन के उसको बता दीजिए। तो सिग्मा पाई तो तभी बताइएगा जब आप स्ट्रक्चर अच्छा से बना लीजिएगा। इसमें एक वो पाई है और बाकी तीन इधर, तीन छः और एक सात, कितना सिग्मा, 7 सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड, सब मिला के कितना लोन पेयर, कितना लोन पेयर कितना है ना, दूगो एक गो करके नाइट्रोजन पे, दूगो ऑक्सीजन पे, सब मिला के 4 लोन पेयर है। अब ये सब आता है, तो आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो ये सब आता है। और चूंकि यूरिया है तो एवे करेगा, चूंकि यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ जो लैब में बना। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन लैब में बना, यूरिया। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना, कौन बनाए, कैसे बनाए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन था सब्सटेंस, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट, है ना। उसी से अमोनियम साइनेट बना था, अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया तो यूरिया बन गया। अब देखिए दूसरे भाई साहब आए, है ना। ये भाई लोग वो भाई लोग हैं जिससे कि आज भी आप कह सकते हैं भाई क्या बोलता है, देवी देवता का कृपा बोलता है, अभी तुम वैसने हो जी। तो वैसने से ऐसने करने वाले साइंटिस्ट होलर साहब, कोलवे साहब। नहीं तो एक एक बात के लिए देवी देवता पर डिपेंड करता था लोग। यही लोग आए तो कह दिए नहीं ये तो सब लैब में बन जाता है, लेकिन अभी तक कार्यक्रम जारी है, डीएनए नहीं बना है। कोलवे साहब, कोलवे साहब क्या किए सुनिएगा। पहला, फर्स्ट हु प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड by elements only, by elements only, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए थे यहां पे। क्या दिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए। क्या दिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो क्या बना पता है आपको, C2H2, यानी 2 कार्बन ले लिए होगा, C2H2। C2H2 को कहते हैं एसिटिलीन, और ये प्लांट में प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रूव कीजिएगा, कहां जब पे जानते हैं कहां प्रोड्यूस होता है, ये भूल गए। एक्चुअली में बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद तो लगता है कि गंगा पार कर गया था सब कुछ हो याद ही नहीं है। ये फाइटो हार्मोन है, वनली गैसियस फाइटो हार्मोन, वनली 4 फाइटो हार्मोन होता था, जिसमें एक फाइटो हार्मोन ये था, और गैस तो यही एक होता था, वनली गैसियस फाइटो हार्मोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रैपनिंग, यही फल पकाता है। आम में हम लोग कार्बाइड लगाते हैं, कार्बाइड में से गैस कौन सा निकलता है, तो C2H2। ये जब आम पेड़ में होता है तो नेचुरली उसमें प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से आम पक जाता है पौधे के अंदर, तो वो नेचुरल प्रोड्यूस होता है। और नहीं हुआ तो लाके कार्बाइड लगा दिए, तब भी C2H2 गैस ही निकलेगा, वनली गैसियस फाइटो हार्मोन
रिस्पॉन्सिबल फॉर बताइए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल पकाने में। और बाद में अब जो अभी आपके लेवल में जो पढ़िएगा बायोलॉजी में, तो एजिंग आ जाएगा। एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट को बूढ़ा भी यही बनाएगा, फल पकाएगा भी और बूढ़ा भी बना देगा। इसके अलावा 2-3 हार्मोन का नाम याद आया क्या आप लोगों को ना? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और एक ठो एसिटिलीन, यही 4 नाम तो था जी। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, है ना। ऑक्सिन बढ़ाता है, जिबरलिन चौड़ा करता है, साइटोसिन सेल डिवीजन करता है और एसिटिलीन फल पकाता है ना। एपिकल डोमिनेंसी करके कुछ होगा, है ना। हम रिवीजन करते रहते हैं, हम हर साल रिवीजन कर लेते हैं उतना समय से। CH3 CHO चूंकि काम आता है ना, एसिटल्डिहाइड, इसको एसिटल्डिहाइड कहेंगे और इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाएगा तो CH3COH कहेंगे। और ये मॉलिक्यूल विनेगर कहलाता है, ये मॉलिक्यूल विनेगर कहलाता है या एसिटिक एसिड कहते हैं। O फॉर ऑक्सीडेशन, O से ऑक्सीडेशन लिखे हैं हम। एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन कर दिया जाएगा तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो कोल्वे साहब ना ये पूरा का पूरा वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल कर दिए। ये बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लिविंग ऑर्गेन के अंदर ही बनेगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये भाई लैब में भी अच्छे से बन जाता है। एसिटिलीन बना दिया, उसका ऑक्सीडेशन कराए तो एसिटल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करा के एसिटिक एसिड बन गया। अब एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन करा के अल्कोहल भी बन जाएगा। तो यहां से ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पेयर्ड होना शुरू हो गया, ठीक है। और वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हुआ। बोलिए पहला साइंटिस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए वो कोल्वे भी कह सकते हैं जी, लेकिन किस चीज से? और वो पहला थे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इसलिए पहला साइंटिस्ट के नाम पर भी 2 भाई साहब का नाम याद रखना है कि दोनों पहले थे, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाए थे और दूसरे एलिमेंट से बनाए थे, है ना। ऐसे करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। अब डिफिनीशन, कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, है ना। ये डिफिनीशन अब आया, इसके बाद का डिफिनीशन है वो। और ये इतना बात आपको, ये जनरल केमिस्ट्री हो गया, है ना। सिपाही, दरोगा, चपरासी, कि कितना सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फल कौन पकाएगा? एसिटिलीन। एक ही गैसियस फाइटो हार्मोन है, नाम बताइए। एसिटिलीन, है ना। एसिटिलीन का IPAC नेम है इथाइन। एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन करते बन जाता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं बन जाता है एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको कहते हैं। अब देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। तो ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब सर्वे किया गया मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तब पता लगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें कार्बन होते हैं। और यदि कार्बन है तो साथ में हाइड्रोजन भी है। तो कहा गया कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव
यानी उससे बनने वाला जितना कंपाउंड होगा वो सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब न्यू डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कार्बन है ना, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। known as हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। are known as organic compound। compound of carbon and hydrogen known as hydrocarbon हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव known as organic compound। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है जी? पहला हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन, जिसको आप कहते हो नेचुरल गैस, है ना, जिसको आप कह सकते हो गोबर गैस, जिसको आप कह सकते हो मार्स गैस, और आईयूपीएसी सिस्टम में इसको कह सकते हो मीथेन। पहला हाइड्रोकार्बन, पहला हाइड्रोकार्बन, है ना। कोई नेचुरल गैस कह रहा है तो भी मीथेन ही कह रहा है, का गोबर गैस कह रहा है तब भी मीथेन ही है, नेचुरल गैस कह रहा है तब भी मीथेन ही है। जब मोदी जी नाली से चाय बनाने की बात कर रहे थे तब भी यही गैस की बात कर रहे थे कि नाली से ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि नाली वाला गैस जो होता उससे ही चाय बन जाएगा। तो नाली वाला गैस यही वाला है, मीथेन। हाँ, नाली में जो वाटर ब्लूम्स कहते हैं, जो छोटा छोटा पेड़ उग जाता है, एक्चुअली में उसके रूट में ये गैस बनता है। नहीं कह सकते हम, मास्टर है ना, तुम ज्यादा जानता है ना, हम नहीं कह सकते। हम कह देंगे वेजिटेशन, दलदल क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा, है ना। अलगी वगैरह कुछ नहीं कहेंगे, अलगी माइक्रोस्कोपिक होता है, तुम्हारे आंख से दिखेगा नहीं, है ना। तो उसके रूट में जो मार्सी वेजिटेशन में पौधा है, उसके रूट में CH4 गैस, वही वाटर बबल्स बन करके, जहां पर गंदा नाली वाला देखोगे ना पानी गिरता है, वहां बुलबुला पानी में देखोगा, वो गैस में जो बुलबुला बना हुआ है, उस बुलबुले में यही गैस भरा हुआ है ना। स्मेल भी करता है, लेकिन वो नाली में यही वाला गैस है। वो यही गैस की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये वाला गैस को किसी तरह से यदि हम उपकरण बना लें ऐसा कि घर में सप्लाई हो पाए, तो गैस चाहे बन ही सकता है ना। मीथेन से तो गाड़ी चल रहा है, चाहिए क्या बनना है, इसी से तो गाड़ी चल रहा है, नेचुरल गैस है। CH4 CNG में यही तो होता है। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन समझ गए, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, सुनिएगा, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव का क्या मतलब है
एंड दियर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से यहाँ पे मतलब है बाबू उसका रिश्तेदार, हाइड्रोकार्बन और उसका रिश्तेदार। कैसे बनाएंगे रिश्तेदार? तो CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे, है ना। जैसे कि एक हाइड्रोजन हटा, अब जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसका नाम बताओ। H हटाए तो H बन गया CH3 और साथ में क्या जुड़ गया? दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे? मिथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, पता है तुम लोगों को? मिथाइल अल्कोहल को ही क्या कहते हैं? वुड अल्कोहल, वुड स्पिरिट, है ना। वुड स्पिरिट सुना होगा, लकड़ी का पेंट करवा रहे हैं तो लकड़ी का जो पेंट करवाया जाता है दैट इज मिथाइल अल्कोहल CH3OH। पॉइजनस होता है बचवा, ये बहुत पॉइजनस होता है। मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस। यही वो अल्कोहल है जो इथाइल अल्कोहल में 5% भी मिल जाएगा तो सुबह में जो है इंग्लिश पेपर पढ़ने के बजाय हिंदी पेपर में छप जाएगा, है ना। ये मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, है ना, पीने वाला दारू। यदि ये 5% भी उसमें मिल जाता है और अल्कोहल पी के आदमी इंग्लिश बोलने लगता है तो वही बताएं, इंग्लिश बोलने वाला आदमी हिंदी पेपर में छप जाएगा। मतलब इतना पॉइजनस होता है ये, वुड अल्कोहल कहते हैं इसको। यही मिल जाता है, गलती से ही मिलता है लेकिन मिल जाता है और पॉइजनस होता है। ये सबसे पहले आंख फोड़ देता है। हाँ, जो पीने वाला आदमी है उसका आंख ही फूट जाएगा, है ना। चूंकि ये सेल साइटोप्लाज्म को कगुलेट करता है। साइटोप्लाज्म होता है सेल में 70-80%, उसको जमा देता है। तो सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म कहाँ पे है? तो आई के 2 चैम्बर होते हैं, एक एक्वस ह्यूमरस और एक वीटरस ह्यूमरस। 2 चैम्बर होते हैं, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, है ना। बड़का को फोटो बनाया वो गोल, और जिसमें एक ठो आगे बनाया होगा, नहीं, वीटरस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस। 70-80% पानी एक साथ वहां पे वाटर है। अब वो पूरा का पूरा जम जाएगा तो आँख फूट नहीं जाएगा। तो मिथाइल अल्कोहल सबसे पहला काम वही करता है ना। आँख की रोशनी, काउजेज ब्लाइंडनेस। फिर सेल का साइटोप्लाज्म जमने लगेगा तो पूरा हो जाएगा। खैर, यही सब बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है हम लोगों को। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम क्या बताएं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और उसका रिश्तेदार कैसे बनाएंगे? रिश्तेदार एक हाइड्रोजन हटा के कोई उसके जगह पे जोड़ देंगे, जो जोड़ेंगे उसका नाम फंक्शनल ग्रुप ही हो, है ना। जैसे एक आध एग्जाम्पल और, वो तो उसका करेक्टर बताने लग गए। थोड़ा थोड़ा जानते रहोगे ना तो याद एक के साथ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे। हाँ, वुड अल्कोहल है, वुड स्पिरिट भी इसी को कहते हैं। हल्के में ले लिए, यहाँ पे याद हो गया अभी से, कभी ना कभी तो जानना है। अरे ये सब जनरल साइंस है, सिपाही दरोगा वाला क्लास भी ऐसे ही चलता है। अब जो जरा जरा जानकारी है वो बताते रहता है आदमी। क्या करें? CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाएं। तुम लोग को जैसे पता होगा 10वां में CHO था फंक्शनल ग्रुप। किसका फंक्शनल ग्रुप है यह? अल्डिहाइड का। तो CH3 क्या बन जाएगा बताओ? CH3 CHO, CH3 CHO क्या बन गया ये? एसिटल डिहाइड। ये सब आएगा। हम अभी डेरिवेटिव समझा रहे हैं, बोलिए डेरिवेटिव है कि नहीं? ये सब डेरिवेटिव। ऐसा वाला हम लोग को 20 को पढ़ना है। हाँ, अब 20 को पढ़ना है, ठीक है। 20 को फंक्शनल ग्रुप हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो 20 को रिश्तेदार। अब सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना में बट के रह जाएगा? 3 को होते हैं, इसका एकदम पेरेंट। 3 ठो हाइड्रोकार्बन पेरेंट होता है।
अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और ये तीनों का रिश्तेदार, मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, अल्कोहल जोड़ दीजिए, एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दीजिए, क्लोरो जोड़ दीजिए, ब्रोमो जोड़ दीजिए, हेलोल्केन्स कह लेंगे। और इसमें COCl जोड़ दीजिएगा, एसिड हैलाइड कहलाएगा। तो मतलब कि एक हाइड्रोजन हटा के एक फंक्शनल ग्रुप जोड़िएगा तो सब उसका क्या बनेगा, रिश्तेदार। और हाइड्रोकार्बन और उसके रिश्तेदार सबको मिला के एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स बनेगा जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, और उसी के पढ़ाई को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, है ना। अभी तक हम डिफिनीशन ही बता रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। चलिए खत्म किए जल्दी से। हो गया। तो पहला चीज पढ़ने के लिए क्या मिला हम लोगों को, हाइड्रोकार्बन, है ना। सबसे पहला चीज क्या मिलता है पढ़ने के लिए, हाइड्रोकार्बन। बड़े हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन मेनली दो तरह का होता है। कौन कौन सा तरह का आप लोग शायद जानते हैं, नहीं जानते जी। एक ठो को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तो हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त सैचुरेटेड, और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। किस बात की संतृप्तता हो गई आखिर कार्बन को, किस बात की संतृप्तता हो गई कार्बन को, सुनिएगा थोड़ा सा बात सुनिएगा। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, देखो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन, बाबू देख रहा है सब, अरे पहले देखो ना फिर उतार लेना लिखेंगे तब। कार्बन को 4 वैलेंसी होता है, कोई शक नहीं। यदि ये चारों वैलेंसी अपना 4 एटम से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में लगा देता है, फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। कार्बन कैन यूटिलाइज दियर फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी बाय फॉर्मिंग 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयर करके जो बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग पढ़ा दिए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन यदि बाकी के एटम अब्सेंट हैं तो एक साथ डबल बॉन्ड बना ले दूसरे कार्बन एटम से, किससे, दूसरे कार्बन एटम से, तो फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं ना यूटिलाइज किया। कैसे, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता कार्बन का, तो कहते कि ये अपना पूरा कंबाइनिंग कैपेसिटी इस्तेमाल किया। लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ अदर एटम, कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम and it can't utilize their full combining capacity by forming 4 single covalent bond, they form double bond। तो क्या हो गया, ये आंसर असंतृप्त हो गया, 4 अलग अलग एटम नहीं मिला, इसको 3 गो एटम मिला होगा, एक ठो इधर, एक ठो इधर और एक इधर। और असंतृप्त हो जाएगा जब कार्बन को और बाकी के अदर एटम नहीं मिलेंगे और वो अकेले एगो बॉन्ड बना देगा।
है ना, कार्बन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड इन द अब्सेंस ऑफ अदर एटम, कोई दूसरा एटम और प्रेजेंट नहीं था, इसलिए क्या बना लिया ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ ही। तो कैसा हो गया ये, तो और असंतृप्त हो गया और अनसैचुरेटेड हो गया। तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और ये दोनों को बोलते हैं, ये दोनों को बोलते हैं, याद है एक C2 मॉलिक्यूल होता था, नहीं याद है, या बुरा बात है, याद करके भी कोई फायदा नहीं है। बताइए, इतना इतना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है आदमी, लेकिन कहिएगा याद नहीं है, यहाँ पर है भी नहीं। वो सब बुरा बात याद दिलाते रहते हैं खाली आप लोगों को, थोड़ा C2 भी होता है कुछ। तो सैचुरेटेड एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की तरफ क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन फॉर्म फोर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, फोर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड with other same or different atom of element, known as saturated hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन in which carbon form double or triple bond with other same or different atom of element, known as unsaturated हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। यहाँ पे कार्बन यूटिलाइज किया है अपना फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी, कार्बन यूटिलाइजेज द फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी। यहां पे कार्बन अपना फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी यूटिलाइज किया है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अदर एटम या लैक ऑफ अदर एटम की कमी है, इसी बात का अनसैचुरेशन है ना। जैसे कोई रसगुल्ला खिला के सैचुरेट कर दिया आपको, एकदम संतृप्त मन, मतलब और नहीं चाहिए था, है ना। और यदि खिलाने वाला नहीं है तो बोले एक रसगुल्ला तो था, आधा आधा दोनों बांट लिए थे, अब क्या करते, एक ही था, दो आदमी थे। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही कंडीशन में बनता है, जब दूसरा तो आपस में ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। कार्बन कांट यूटिलाइज
their full combining capacity. है कार्बन जब यूटिलाइज करेगा फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी तब क्या बनाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कार्बन जब अपना पूरा कंबाइनिंग कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करेगा तब, अरे देखोगे इधर ना जी, खाली लिखते रहता, खाली लिखते रहता, उतार ले। समझ आ रहा है बात? समझ बात में आ रहा है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब सिग्मा बॉन्ड ही होगा। जब तक डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता तब तक तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा ना। तो इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। और इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ प्रेजेंट। पूछेगा कि मजबूत कौन होगा, किसका बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होगा? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि तोड़ना पड़ेगा तो 7 सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। उधर में एक 2 सिग्मा के बदले एक को पाई बनता है, इसलिए इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होगा। जिसमें भी सिग्मा बॉन्ड होगा यानी जो भी सैचुरेटेड होगा, सबकी बातें कर रहे हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर हाई और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर लोअर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब तो आपको पता ही होगा, ये सब जस्ट हम रिवीजन ही तो करा रहे हैं। ये सब बोर्ड में आप लोग तो रट लिए होंगे जी, समझे नहीं थे ना इसलिए भूल गए। नहीं, रटा हुआ चीज समझ में यदि नहीं आता है तो भूल ही जाता है। देखिए कितना जल्दी भूल गया, अभी कितना दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, थोड़े 4-5 महीना अभी होबे किया है। नहीं, क्या महीना हुआ? अभी 4-5 महीना हुआ। नहीं जी, 4-5 महीना ना हुआ। मार्च में आवेदन दिए, 9 महीना हुआ है। हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होता है, अनसैचुरेटेड का लो होता है। इसका एग्जाम्पल अल्केन होता है, उसका एग्जाम्पल अल्कीन और अल्काइन होता है। ये बहुत याद होगा, ये नहीं भूलेगा तुम लोग। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में नहीं भूलेगा। बाकी सब बात याद रखने वाला है क्या? सुनते रहिएगा, इससे समझ आना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं। हम लोग आगे ऑर्गेनिक पढ़ने के समय में सिर्फ ये बोल के निकलेंगे कि इट हैपेंस ड्यू टू अनसैचुरेशन। आपको समझना है कि अनसैचुरेशन है मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आप समझना है अनसैचुरेशन है इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड है। आपको समझना है कि अनसैचुरेशन है मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज लेस रिएक्टिव, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव। अब मोर क्यों रिएक्टिव?
क्योंकि पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब कमजोर बॉन्ड। अब जब रिश्ता कमजोर हो तो टूटेगा ना बार बार, तो इसके बॉन्ड टूट जाते हैं। और इसमें तो सिग्मा बॉन्ड है सारा, तो मजबूत ही है, तो टूटे काहे के लिए। इसकी रिएक्टिविटी कम और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज लेस रिएक्टिव। हाँ, अब देखिएगा ये सब बातें को हम लोग बहुत नॉर्मल लेंगे कि वो लेस रिएक्टिव है ड्यू टू सैचुरेशन, वो मोर रिएक्टिव है ड्यू टू अनसैचुरेशन, है ना। सैचुरेट कर गया मतलब लेस रिएक्टिव हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज लेस रिएक्टिव, है ना। यही सब बात जो बोलेंगे और आपको समझ में आएगा उसी को बेसिक कहते हैं। और ये बरहमा तक खाते रहता है कि हम लोग तो एज यूजुअल बोल दिए। अब देखिए ना, पहले ही दिन हो गया ड्यू टू सैचुरेशन, हम बोलना चाह रहे हैं कि ये लेस रिएक्टिव है। बोले क्यों सर, ड्यू टू सैचुरेशन। और आपको समझना क्या है कि इसका सब बॉन्ड सिग्मा है, कार्बन अपना फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी तो इस्तेमाल पहले ही कर चुका है, इसलिए सर बोल रहे हैं कि लेस रिएक्टिव होगा, है ना। तो दो चार बार याद दिला देंगे, लेकिन बात यदि अभी से समझ लिया जाए तो दिक्कतें नहीं होगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव। है, छुट्टी है, टेस्ट है, छुट्टी दीजिएगा। अभी एक दिन और आइएगा ना जी, आइए ना, उसके बाद एक आध दिन, एक के दिन छुट्टी में तो आप लोग का काम हो जाता है। हाजिरी बनाने तो आप लोग जाते हैं, कोनो टेस्ट देने जाते हैं, और यदि अभी देते हैं तो अच्छा है। लिखिए जल्दी से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल, पलटेंगे पेज। ऐसे ही रोक रोक के पढ़ा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तरफ एग्जाम्पल, जानते हैं ये अल्केन नाम कहां से पढ़ा है आप। अल्केन का मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव, अल्केन का लिटरल मीनिंग ही है लेस रिएक्टिव। पैराफिन्स कहते हैं, अल्केन लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब होता है पैराफिन्स, और पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। अल्केन, अल्केन मतलब, अल्केन मतलब, अरे सुनो ना यार, अल्केन मतलब पैराफिन। ये पहला दिन का बात है और बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, इसीलिए बेसिक वर्ड ठीक करो, बेसिक वर्ड ठीक करो लोग कहते रहता है। पैराफिन, पैराफिन, पैरा एफिन, पैरा एफिन, एफिन मतलब एफिनिटी, एफिनिटी। पैरा मतलब लिटल होता है, तो जिस मॉलिक्यूल को लिटल एफिनिटी हो रहा है, लिटल एफिनिटी हो, लगाव लिटल रखे दूसरे से, उसी को ना कहते हैं सैचुरेट कर गया है। फलना को क्या जरूरत है भाई, उसका तो सैचुरेशन हो गया है, वो अब कुछ बुझता है, सैचुरेट कर गया मतलब लेस रिएक्टिव है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज पैराफिन्स, दैट इज अल्केन्स। अल्केन्स का मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव। जबकि इसके एग्जाम्पल्स हैं अल्कीन एंड अल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नीचे ही एग्जाम्पल में लिखिएगा अल्कीन। अल्कीन का मतलब है ओलिफिन्स, अल्कीन का मतलब है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स
मतलब वाइल फॉर्मिंग, ये कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट होगा उसको तेल बना देगा। वाइल फॉर्मिंग यानी वेजिटेबल वाल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है कि अनसैचुरेटेड, क्या बोलेंगे? वेजिटेबल ऑयल या कोई भी ऑयल में कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाएगा? अनसैचुरेटेड, वो है अल्कीन। ओलिफिन्स कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है ओलिफिन्स, चूंकि ये तेल बनाता है ना। और ये है पैराफिन्स और वो है ओलिफिन्स। पैराफिन्स का मतलब लिटिल एफिनिटी, ओलिफिन्स का मतलब वाइल फॉर्मिंग। अल्काइन का ऐसा कोई नाम नहीं है ना। अल्केन का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n। जो कंपाउंड इस फॉर्मूले पे बने उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसको अल्केन कहते हैं, CnH2n+2 पे। और जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, जानते हैं आप लोग? बताइए ना जी। CnH2n है ना, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। अल्कीन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। और जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, CnH2n -2। कैसा मॉलिक्यूल है? ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इसमें? अल्काइन। हो गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अल्केन अल्कीन अल्काइन। CnH2n+2, CnH2n और CnH2n- अल्केन का फार्मूला बोलो। अरे जोर से बोलो ना, किसी एक को नहीं, सबको बोल रहे। CnH2n+ और अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का -2, CnH2n-2 है ना। एगो में देखो क्या है, दोगुना हाइड्रोजन से 2 ज्यादा है। एक अल्केन में हाइड्रोजन कार्बन से दोगुना से 2 ज्यादा है, अल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन के दोगुना है, और अल्काइन में हाइड्रोजन कार्बन के दुगुना से 2 कम है। 2 ज्यादा है, 2 है, दुगुना है ना। 2 ज्यादा है, दोगुना है और 2 कम है, यही तो है। अब यदि फॉर्मूला तुम भूलोगे भी ना, तो ये वाला हिंदी वाला से याद रखना कि कितना कितना हाइड्रोजन हो सकता है। तो बोलेंगे दोगुना से 2 ज्यादा, या दोगुने हो सकता है, या दोगुना से 2 कम। तो पहले अल्कीन आया था दोगुना से 2 ज्यादा, फिर अल्कीन आया दोगुना,
और अल्काइन आया तो दोगुना से दो, काहे के लिए भूलेगा भाई, अब ये भूल जाओगे क्या, भूल जाओगे क्या। हाइड्रोजन कार्बन से दुगुना किसमें है, अल्कीन में। हाइड्रोजन दोगुना से दो ज्यादा किसमें है, और हाइड्रोजन दोगुना से दो कम किसमें है। बस हो गया यार। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, खत्म कर लेना, ये फिर आएगा थोड़े, बता दिए हैं सब, वही दो बात लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो सबसे, तुम लोग को सबसे ज्यादा लिखने का आदत पहले होता है, अल्काइन, तब फिर अल्कीन, और तब फिर अल्केन, सबसे कम रिएक्टिव अल्केन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, कभी भी बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत रटना नहीं होता है कि कोई पूछ दे कि इथाइन, इथेन, इथीन, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो रटे लगे ये तो सर वो दिन में तो ना बॉइलिंग पॉइंट सर ना उतना नहीं पढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पढ़ाए थे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाना नहीं रहता, देखना रहता है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, है ना, ये अल्केन का, है ना, अल्केन का, अल्केन का, और फिर अल्काइन का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जाम्पल एक ठो लिख लोगे एग्जाम्पल, नहीं तो कहो सर ना ना इथेन, इथीन का तो नहीं बताते, इथेन इथीन उतना कहाँ बताते हैं। अच्छा गूगल करते हैं, अभी तो सबसे ज़्यादा बढ़िया जवाब वही, ये सब तो है, ये पढ़ें काहे के लिए, बोलो ना क्या चाहिए तुमको। तो आप पढ़ने, आपको याद तो कुछ है नहीं, आपको खोजने आता है, मतलब उसे यही समझेंगे, आपको खोजने आता है। इथेन, इथीन, इथाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, तो ब्यूटेन का ज्यादा होगा, ब्यूटीन का कम होगा, ब्यूटाइन का सबसे कम होगा, चूंकि इसमें सब सिग्मा बॉन्ड है, चूंकि सब इसमें सिग्मा बॉन्ड है। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, ये दो मेन बातें हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी भी पूछता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में वही है, अल्केन का सबसे ज्यादा, अल्कीन का उसके बाद, अल्काइन का उसके बाद, वो देखल जाएगा अलग से, देख ले तो जानता है सब। अगले दिन इंपॉर्टेंट क्लास होगा इसका, उस दिन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख